हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो दोस्तों, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का ये सेकंड और लास्ट पार्ट रहेगा। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में इस एक्ट की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और इसको स्टार्ट करने से पहले हमने ये भी देखा कि रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है और किसको ये पावर्स दी गई हैं कि वो इंडिया में मौजूद किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को क्या कर सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है। तो दोस्तों, रीऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि क्या क्या चीजें हो सकती है रीऑर्गेनाइजेशन में। एक पर्टिकुलर स्टेट को अगर लेके चलें तो हम एक स्टेट के एरिया को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, मतलब बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं। हम एक स्टेट को बाइफरकेट करके दो स्टेट बना सकते हैं या एक यूनियन टेरिटरी भी उसमें से बना सकते हैं, जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हमें देखने को मिला। और हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को यूनाइट करके एक स्टेट भी बना सकते हैं और किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी ऑल्टरेशन होगी, जो भी चेंज लाया जाएगा, वो उस पर्टिकुलर स्टेट में जहां लाया जा रहा है उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होगा इसको रीऑर्गेनाइज करने में। पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव राइट और पावर किसे दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो किससे मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट। दोस्तों, इस बिल को जब भी हम किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं वो बिल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है और इंट्रोड्यूस कहां होगा, दो हाउसेज में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। दोस्तों, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं। अब इन दोनों हाउस में से किसी में भी यह बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, मतलब दोनों हाउस के पास इक्वल पावर्स हैं क्या करने का, किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का। लेकिन इन हाउसेज में इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या जरूरी है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेगा तब तक वो किसी भी हाउस में पार्लियामेंट की इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने से पहले जिस स्टेट में को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को यह बिल भेजना होगा, उससे रिकमेंडेशन लेनी होगी, राइट। अब वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अगर इसके अगेंस्ट जाती है तभी ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट को रिकमेंड करे या ना करे। मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई पावर नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मेलिटी दी गई है, क्या एक ही प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट को स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस करना है, रिकमेंड करने से पहले उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछना है, बस। अब वो क्या बोल रही है, फेवर में है या अगेंस्ट है, इट डजंट मैटर, वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, राइट। अब दोस्तों, ये सब कहां लिखा गया है, हमने पहले भी पढ़ा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले हिस्से में पार्ट फर्स्ट में, जिसमें कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 1 to 4। और ये जो आप स्पेसिफिकली देखोगे ये किस आर्टिकल में मिलेगा, आपको आर्टिकल 3 में मिलेगा। हमने ये भी पढ़ा था, ये जितनी भी बातें करी हैं मैंने अभी तक, ये सब कहां प्रेजेंट है, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर इस बिल को कानून बनाना है तो दोनों हाउस को वोट देके इसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। फिर माना जाएगा दोनों हाउस इसको क्या बनाना चाहते हैं, कानून। वो मेजॉरिटी कौन सी चलेगी, 50 सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या था कि टोटल स्ट्रेंथ नहीं देखी जाएगी हाउस की, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और जो वोट करना चाहते हैं, राइट, उनका मोर देन 50% अगर वोट कर देंगे तो भाई इस बिल को दोनों हाउसेस से पास माना जाएगा। फाइनली ये बिल कहां जाता है, आपके प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट अगर असेंट दे देगा तो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा हमारे दोस्तों, है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो हमने ये बात कहां देखी दोस्तों, हमने देखा कि लोकसभा में इस बिल को कब इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों 5 अगस्त 2000, सॉरी लोकसभा नहीं, राज्यसभा, राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय होम मिनिस्टर उस वक्त के, ठीक है, जो अभी भी हैं, क्या नाम है उनका, अमित शाह, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। यू गॉट इट। 5 अगस्त 2019 को इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, राइट, बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम पूछेंगे आपके, कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा कम पूछते हैं, कहां, आपके स्टेट PSC में, राइट। ये ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे कौन बनेगा करोड़पति में। हाँ, क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन विच हाउस दिस बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, राइट। तो राज्यसभा, देन ये लोकसभा के पास गया, लोकसभा में ये 6 अगस्त को पहुंचा, 6 अगस्त को ही पास हो गया।
फिर प्रेसिडेंट के पास कब गया, 9 अगस्त को, और प्रेसिडेंट ने 9 अगस्त को इसको असेंट दे दिया और ये क्या बन गया, एक्ट बन गया। बट इसको लागू कब किया गया, 31 अक्टूबर 2019। दोस्तों अब J&K पे कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम उठा लो J&K में, राइट, वो जो काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट दोस्तों, हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ किस एक्ट के थ्रू किया जा रहा है, इस एक्ट के थ्रू किया जा रहा है दोस्तों, दिस J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो भी आप काम देखेंगे इंडिया में कि कैसे एमएलएस, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन कैसे डील करेगा एमपी और एमएलएस के इलेक्शन में, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, वुमेन के लिए कितनी रिजर्वेशन है, हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, इट इज ऑल मेंशन्ड, और हाई कोर्ट कहां कहां होने वाला है, इट इज ऑल मेंशन्ड इन दिस एक्ट, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो हमने क्या देखा था कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, टोटल 14 पार्ट्स हैं। हमने ये भी देखा था कि क्या है जी, आपके 14 पार्ट्स हैं टोटल, और कितनी सेक्शंस हैं दोस्तों, सेक्शंस हैं टोटल कितनी, 103। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, देयर आर टोटल 103 सेक्शंस। कितने पार्ट्स हैं इस एक्ट के, आपके 14 पार्ट्स हैं, और कितने शेड्यूल्स हैं, 5 शेड्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। सेक्शंस 103, राइट, पार्ट्स कितने आगे बचा आपके 14, राइट, 14, और आपका इसको वापस 14 पार्ट्स आगे, और फिर आपके शेड्यूल्स कितने आगे बचा, शेड्यूल्स आगे मेरे दोस्तों 5 शेड्यूल्स हैं। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया सबको। अब देखिए बच्चा, हमने लास्ट टाइम कर लिया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, वही हम पढ़ रहे थे। उसके बाद हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों। तो हमने क्या देखा था, जो आपका पार्ट सेकंड है उसमें क्या बताया है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K की फॉर्मेशन कौन से सेक्शन में, पार्ट सेकंड के आपके थर्ड सेक्शन में यह बताया गया है कि भाई साहब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की फॉर्मेशन हो चुकी है विद 2 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन सी, कारगिल एंड ले। अब ये J&K से निकाल दी गई है, अर्सवाइल स्टेट ऑफ J&K से। अब किसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट काम करेंगी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर। बाकी जितनी भी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट है जो अर्सवाइल स्टेट ऑफ J&K में आती थी, अब वो किसका पार्ट होंगी, आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेक्शन 4। अगर आपको पूछा जाए किस सेक्शन में दोनों यूनियन टेरिटरीज की फॉर्मेशन की है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की सेक्शन 3 में, डिस्ट्रिक्ट्स 2, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सेक्शन 4 में। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। क्या नहीं होगी, देयर इज नो लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन यहां पे आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली आपको मिलेगी, और यहां पे भाई साहब मतलब सीएम होंगे, उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो J&K की एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरीके से योगदान देंगे। क्लियर है, समझ गए। चलते हैं हम आगे दोस्तों। बोला क्या, अब इस सेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस रहा नहीं है, हम सेक्शन 5 को छोड़ेंगे। उसके बाद हमने सिर्फ, अगर आपको सेक्शन 6 याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये क्या है भैया, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, क्योंकि अब नाम बदला है, राइट, टेरिटरी चेंज हुई है। आपको कभी भी देखना है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कहां है और उनका एरिया कहां तक है ना स्प्रेड हुआ है, दैट इज मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ, 2019 से पहले अगर J&K को बाइफरकेट कर दिया है तो भाई साहब उसका नाम भी चेंज हो गया, उसकी टेरिटरीज भी चेंज, तो फर्स्ट शेड्यूल का भी तो अमेंडमेंट होगा। किसमें बताया है, सेक्शन 6 में बताया। चले आगे, अब आगे चल रही है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तभी मैं इसको जल्दी ले जा रहा हूं। बच्चा आ गया, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थर्ड, राइट। पार्ट थर्ड में क्या है कि लेजिस्लेचर, यहां पे जो लेजिस्लेचर की बात हो रही है ना, लेजिस्लेचर की बात, बच्चा बताओ ना लेजिस्लेचर क्या है। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग बॉडीज है ना, लॉ मेकिंग बॉडीज। और लॉ मेकिंग बॉडीज में कौन है लॉ मेकिंग बॉडीज बच्चा, आपका पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए, राइट, और स्पेसिफिकली स्टेट के लिए जो है उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, एमएलए, इस मेंबर्स को क्या कहते हैं हम, एमपी। बोला अब यहां पे बात इसकी नहीं हो रही, बात हो रही है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन, या तो लोकसभा
या तो राज्यसभा में अब कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, कौन रिप्रेजेंट करेगा, है ना, क्योंकि अगर टेरिटरी चेंज हुई, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चेंज होगी, राइट, एरिया में डिमिनिश होगा, तो भैया फिर क्या कहते हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन भी तो बदलनी पड़ेगी। वो किसमें बताया, आपके पार्ट 3 में बोला है 8 सेक्शन में। 8 सेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि भाई 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा। बच्चा 4th शेड्यूल क्या है, जब भी आपको देखना है कि राज्यसभा में कैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सीट एलोकेट की गई है, तो आप किस में देखेंगे बच्चा, 4th शेड्यूल में देखेंगे। 4th शेड्यूल किसके साथ डील करता है आपको, कि किस तरीके से सीट्स आर एलोकेटेड, सीट्स दी गई हैं स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में। वो भी बदला है, तो बदल के किसमें बताया है, सेक्शन 8 में, कि हमने अमेंडमेंट कर दी है। अब बोल रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं उनको सीट्स कैसे एलोकेट करेंगे, तो देखिएगा अभी चलते हैं हम आगे। हाउस ऑफ द पीपल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब है बच्चा आपका लोकसभा। बोल रहे हैं सेक्शन 10 में ये बोला है कि आपकी जो J&K है ना, पहले 2019 से पहले J&K में कितनी सीट्स होती थी लोकसभा में, 6, मतलब 6 MPs चुने जाते थे J&K से, कहां पे, जो लोकसभा में रिप्रेजेंट करते थे, लोकसभा के मेंबर होते थे। अब अगर ये स्टेट टूट गई है यूटी, J&K और यूटी लद्दाख में, तो बोला लद्दाख को दो जी आप 1 सीट और 5 सीट्स किसको दो, आप किसको, J&K को। कहां लिखा है, आपके सेक्शन 10 में। और वहीं पे अगर आपने देखना है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, तो आपको जाना है सेक्शन 9 में। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 9 में यह बताया है कि कौन से कितनी सीट्स J&K को, लद्दाख को दी है राज्यसभा में, और सेक्शन 10 में बताया कितनी सीट्स दी हैं लोकसभा में J&K और लद्दाख को। सेक्शन 9 में बोला है लद्दाख को कोई सीट नहीं है, लद्दाख को कोई भी सीट नहीं दी गई है, किसमें, आपकी राज्यसभा में। हां, लेकिन इससे पहले मुझे बताओ 2019 से पहले J&K में राज्यसभा के कितने मेंबर्स आते थे, भाई साहब आपके 4। अब ये 4 कहां रहेंगे, पूरे के पूरे यूटी ऑफ J&K, मतलब देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा फ्रॉम वेयर, यूटी ऑफ लद्दाख। क्लियर है, समझ गए। अब क्वेश्चन ये है कि ये 4 मेंबर्स है कौन कौन है, कोई मुझे बता सकता है कि 4 मेंबर्स कौन है अभी राज्यसभा के? कोई भी नहीं। नो वन इज अपॉइंटेड बिकॉज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन ही नहीं हुए हैं 2019 से अभी तक, और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो जो पुराने थे तो उनका टेन्योर तो खत्म हो गया। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने से क्या है, क्योंकि एमएलएज ही क्या करते हैं, बाय वोट चुनते हैं किसको, एमपीज किसके, राज्यसभा के। जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं है तो कैसे चुनेंगे? तो अभी देर इज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम J&K इन राज्यसभा। क्लियर है मेरे दोस्तों? चल रहे हैं हम आगे। देखिए आगे, इसको छोड़ते हैं अभी। सेक्शन 11 को आप भूल सकते हो, सेक्शन 12 को भूल सकते हो। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 में सेक्शन 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने पहले भी बताया था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी जो चलाया जाता है, कैसे पुदुचेरी की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 कैपिटल ए में मेंशन्ड है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी को चलाएंगे। सेक्शन 13 ये बोलता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए हैं अंडर आर्टिकल 239 कैपिटल ए, सेम प्रोविजंस किस पे एप्लीकेबल होंगे, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखेंगे, यहां पे लद्दाख की बात नहीं की है। सबसे पहले याद रखिएगा, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मौजूद है, उसके थ्रू हम क्या कहते हैं, करते हैं, दैट इज आर्टिकल 239 कैपिटल ए। किस सेक्शन ने बोला, J&K रीऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन 13 ने ये एम्पावर किया है। अब देखिए, बोला कि 14 क्या बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K की क्या होगी, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। तो देखिए बच्चा क्या लिखा हुआ है कि भाई J&K में सबसे पहले तो एक क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा। क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा J&K में, जिसको क्या बोलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखिएगा। और अभी कौन है प्रेजेंट, ये है मनोज सिन्हा, है बच्चा।
अब ये मनोज सिन्हा को अपॉइंट कहां किया गया? अंडर सेक्शन 14 बोला है कि आपको मनोज सिन्हा को जो अपॉइंट किया था वो अपॉइंटमेंट कैसे हुई है? बाय आर्टिकल 239। तो आने वाले टाइम पे पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल 239 में किसी ना किसी ने तो क्या किया है, आपके मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया है, वो हम आगे देखेंगे। शायद बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता हो, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो आगे कनेक्टेड रहे। ठीक है बच्चा, अब देखो बोला इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ क्या होगा? एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जो अभी हमने देखा था सेक्शन 4 में। और वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी जो टोटल सीट्स हैं मेंशन क्या की है? 107। बच्चा जो बढ़ के कितनी हो गई हैं? 114। अभी प्रेजेंटली देयर आर हाउ मेनी सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूटी ऑफ जे&के? 114, जिसमें से 24 कहां है? पाकिस्तान की इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में सीट्स, जो कि वेकेंट रहती हैं। जो क्या रहती है? वेकेंट रहती है। बची कितनी है दोस्तों? बची है आपकी 90 में से, यहां लिख रहा हूं, बची कितनी है आपकी? 90 में से 43 जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो किसको दी है? जम्मू डिवीजन को। किसको दी है? जम्मू डिवीजन को। और 47 सीट्स जो हैं वो किसको दी है? कश्मीर डिवीजन को। बच्चा ये याद कर लेना, लिख लेना, ये याद कर लेना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर डिवीजन। डन बचा? क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो वापिस। मैंने बोला कि भाई किस सेक्शन में बोला गया है कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो बोला गया है सेक्शन 14 में। ठीक है, अब बोला कि सीट्स कितनी है? टोटल 107, जो बढ़ के कितनी हो चुकी है? 114। और 114 में से जो 24 सीट्स हैं, क्या बचा? जो 24 सीट्स हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। बची 90 में से 43 सीट्स जम्मू डिवीजन, किसमें? जम्मू डिवीजन। और 47 सीट्स का है जी? कश्मीर डिवीजन। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, बाकी बच्चा हम अब आगे सारा छोड़ेंगे, इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सेक्शन 14 है इसका क्लॉज 6 आपको याद रखना है। सेक्शन 14 का क्लॉज 6, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि बोला सीट्स जो हैं वो आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करनी है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? देयर पॉपुलेशन। ठीक है, जितनी उनकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या होगी? उनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी। लिखा हुआ ना, द सेम प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली। ठीक है, अब देखिए आगे चल रहे हैं। बस आपको 14 का 6 क्लॉज याद रखना है। आगे चल रहे, बाकी कुछ नहीं। इतना करोगे तो याद होगा ही नहीं यार, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है ना, इतना हम तंग नहीं करेंगे। नाउ सेक्शन 15 बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अब भाई साहब वुमेन को कौन भाई साहब अपॉइंट करेगा? अगर इलेक्शन हुए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, सपोज करो, और वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, आई नहीं, कोई वुमेन एमएलए बनी ही नहीं, तो उस वक्त बोला है सेक्शन 15 में कि भाई साहब आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा वो क्या कर सकता है? 2 वुमेन्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर उसके मुताबिक वुमेन जो हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हुई है, वो बनी ही नहीं है, कोई भी वुमेन वहां है ही नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में। कौन सी सेक्शन? सेक्शन 15। बचा क्लियर, टेंशन खत्म। तो याद रहेगा कितनी वुमेन को भाई साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है 2। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा चल रहा हूं आगे, इसको मिस कर सकते हो बच्चा। क्वालिफिकेशन ऑफ व्हाट? मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये याद रखिएगा। मतलब अगर आप इसको मिस भी कर दो चलेगा, लेकिन अगर बहुत अच्छे से आर्टिकल बाकी जो मैंने बताए वो तैयार हो गए, एंड इफ यू हैव टाइम, फिर आप इस सेक्शन 16 को याद रखो। इट डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस, यार लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ व्हाट? जे&के, है ना। तो क्या है, हमने पता ही है कि भाई 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए, है ना। जो ओथ मेंशन्ड होती है 4th शेड्यूल में, उसको क्या करनी है? ओथ वो लेनी पड़ेगी किसके आगे? इलेक्शन कमीशन के आगे, है ना। वो फॉर्म फिल करना होगा, ओथ वाला आपने सुना ही है। अब देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा सेक्शन 17। अब मुझे बोलोगे क्यों इंपॉर्टेंट है सर? ये तो हर जगह 5 साल ही होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जे&के जो रीऑर्गेनाइज करने से पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन होती थी वो 6 साल होती थी। दैट वाज 6 years, याद रखिएगा।
तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो 6 साल से चेंज करके कितनी रखती है, 5 साल अंडर सेक्शन 17। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये जितना जितना ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप विद पैसेज ऑफ टाइम, जब आपको बड़ा बहुत टाइम हो जाएगा ना पढ़ते हो, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्लियर है, समझ गए। और बाद में आपको पता ही है ना भाई, नेशनल इमरजेंसी अगर लगी होगी, राइट ना, नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो उस टाइम पे अंडर आर्टिकल 352 में वो 1 साल तक नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, जिसमें 6 महीने के बाद क्या करना पड़ता है आपको भाई साहब, उसको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है भाई साहब, उसको पार्लियामेंट की वो चाहिए, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है। मुझे एक बात बताओ, जब भी पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, हमने सबने सुना है, राइट, है ना। सेशंस कितने टाइप के हमें पता ही है ना। एक है जो आपका बजट सेशन है, राइट, एक है आपका मॉनसून सेशन, हम सबने सुना है, और है आपका विंटर सेशन, राइट। इस सेशन को स्टार्ट करना मतलब समन करना, बुलाना कि आइए सेशन करिए, किसका काम है, प्रेसिडेंट का, है ना। और इसको प्रोरोग करना, खत्म करना, वो भी किसका काम है भाई साहब, आपके प्रेसिडेंट का। तो जब बात आएगी किसकी, जब बात आएगी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस की, तो बोला अंडर सेक्शन 18 लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस को समन करना, प्रोरोग करना, किसके पास पावर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है, ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। सेक्शन 18 में कौन कौन से सेशंस कौन समन करेगा, कौन कैंसिल खत्म करेगा सेशन को, वो किसका काम है, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर का। अब दोस्तों सिंपल, ज्यादा इसमें बीच में नहीं जाएंगे। स्पीकर का जो सेशन है, सेक्शन है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट करेगी आफ्टर द इलेक्शन, जितना जल्दी हो सके, दैट इज सेक्शन 19। वो कौन सा सेक्शन है बच्चा, सेक्शन 19 है। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे आगे आगे, ये नहीं छोड़ दो इसको जरूरत नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं बच्चा, इसको ध्यान पे रखिएगा। सेक्शन 22 राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, बच्चा हमें पता ही है द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमें पता ही है, राइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और भाई साहब आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको राइट होता है कि वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे उस हाउस के मेंबर हो या ना हो, राइट। अगर बाई चांस लोकसभा से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अगर लोकसभा से पढ़े, उसका पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें, आपकी मीटिंग्स में, दूसरे हाउस में, ठीक है, वहां पे अपनी राय रख सकता है। सेम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके पास भी राइट होता है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, बात कर सकता है, अपनी राय रख सकता है विदाउट द राइट टू वोट, है ना। वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बनेगा ना, हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा आपकी यूनियन टेरिटरी का, और वहां पे जो स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा उसका नाम होगा एडवोकेट जनरल। इन दोनों के पास राइट होगा, जो किसके अंदर दिया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 22 में, कि ये किसी भी प्रोसीडिंग्स में क्या कर सकते हैं, दे हैव राइट टू स्पीक, दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट, बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू व्हाट, वोट। बस क्लियर है, चलते हम आगे। अब देखो, नहीं ये छोड़ेंगे हम बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ना क्यों छोड़ने के लिए बोल रहा हूं कि हमें कुछ ना कुछ छोटा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जितना मर्जी जोर लगा लो बच्चा, आज तक क्या आपको लक्ष्मीकांत के सारे आर्टिकल्स याद है? अभी भी आपको फंडामेंटल राइट्स में दिक्कत आती होगी। मैं आपको बोलूं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और आप फंडामेंटल ड्यूटीज के सब आर्टिकल सुना दे, आपको दिक्कत आएगी। आप समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है, राइट। यहां पे हमें थोड़ा तो रिस्क लेना। अब रिस्क जो है वो बड़ा कैलकुलेटिव होना चाहिए, ये इसीलिए तो स्टडी आई की पीसीएस और स्टडी आई की बैठा हुआ है यहां पे, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अब देखिए, ये दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। हां, ये हमें पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वो आपको पता है 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है ना, 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है अंडर 10th शेड्यूल जो करता है, वो कौन एम्पावर्ड करने के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। वैसे ही आर्टिकल सेक्शन 28, या आर्टिकल कोई टेंशन नहीं है, सेक्शन 28 ये बोलता है कि भाई किस तरीके से आप मेंबर्स को क्या कर सकते हो, डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। बस अभी और ज्यादा नहीं करेंगे, चल रहे हम आगे, चलिए आगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 32 मेरे दोस्तों,
कि क्या पावर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, एमएलएस की क्या पावर है अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के में कानून बनाने में। तो आपको पता है एक शेड्यूल है जिसका नाम है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल ने क्या किया हुआ है, लॉ मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है इनटू व्हाट 3 सब्जेक्ट्स। अगर आपने सुना हो, है ना, सुना तो होगा ही। 7th शेड्यूल जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे लॉ मेकिंग पावर जो है वो क्या हुई है बच्चा, वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है किसमें, आपकी यूनियन सब्जेक्ट्स में, जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, फिर स्टेट लिस्ट है, और फिर क्या है आपका कनकरेंट लिस्ट है। क्या है जी, आपका कनकरेंट लिस्ट है, जिसमें दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर कानून बना सकते हैं। बट दोनों में अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो हमेशा कौन जीतेगा, पार्लियामेंट जीतेगा। मेरी बात क्लियर है। अब यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है कि डिफेंस को, कल को अगर भाई साहब इंडिया पाकिस्तान का कोई डिफेंस टाई अप हो रहा है, या हमारा इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा हो रहा है, राइट, या इंडिया चाइना जो है, चाइना चाहती है कि अब मैं इंडिया के साथ क्या करूं भाई, एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करूं, तो कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, डिफेंस ट्रीटीज हो रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन एम्पावर्ड है उन लॉज को बनाने के लिए, दैट इज पार्लियामेंट। वो कहां मेंशन्ड है, यूनियन लिस्ट में। तो ये एक्सक्लूसिव राइट है पार्लियामेंट का बनाना। मेरी बात क्लियर है, समझ गए। जो इश्यूज नेशनल इश्यूज हैं, जैसे आप ले लो फॉरेन अफेयर्स, राइट, फॉरेन अफेयर्स, और उसके बाद आप ले लो बच्चा करेंसी के बारे में बात कर लो, राइट, ये सारे नेशनल इश्यूज हैं, राइट, जिसको सिर्फ और जिस पे जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, आपका पार्लियामेंट, यानी कि यूनियन लिस्ट में जो मेंशन्ड है। अब स्टेट लिस्ट में स्टेट इश्यूज को देखा जाएगा बच्चा। जैसे आप देखो म्युनिसिपैलिटी है, मेरी बात क्लियर होगी। और इसके साथ यहां पे एक और सब्जेक्ट आता था, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब स्टेट की बाउंड्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करेगा वो कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हुआ क्या, 2019 से पहले, राइट, किसके पास पावर था, पब्लिक ऑर्डर, राइट, और लॉ एंड ऑर्डर पे कानून बनाना किसके पास, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे&के। लेकिन अब ये राइट 2019 के बाद खत्म हो चुका है। बोला छोड़ के किसको, छोड़ के आपके पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, इसको छोड़ के बाकी जो भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं, कोई भी उस पे पूरी तरीके से किसका हक है भाई, आपका किसका हक है भाई साहब, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली 2 एंट्रीज पे कानून नहीं बना सकती, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, याद रखिएगा। अब जो पुलिस है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल पे है, आपके होम मिनिस्टर के कंट्रोल में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल पे है। कौन से सेक्शन ने बोला बच्चा, ये बोला सेक्शन 32 ने, याद रहेगा बच्चा। आगे चल रहे हैं, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं, हम छोड़ सकते हैं, ये तो रिस्क लेना पड़ेगा बच्चा। हां, आपने सुना होगा बिल्स के बारे में, है ना, बहुत सारे बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है। फाइनेंशियल बिल्स जो हैं वो किसके अंदर उनके बारे में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 36 के अंदर डिफाइन किया। बोला कोई भी फाइनेंशियल बिल जो है वो तब तक लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या नहीं करेगा भैया, उसको रिकमेंड नहीं करेगा। जब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोल दिया हाँ भाई आप क्या कहते हैं इस पे बनाइए कानून, तभी लेजिस्लेटिव असेंबली को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे उसके रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। फाइनेंशियल बिल किस में मेंशन्ड है, सेक्शन 36 में। क्लियर है दोस्तों, चल रहे हैं आगे चल रहे हैं, छोड़ दीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 38 कि किसी भी तरीके का बिल, चाहे वो आपका बिल हो, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल या मनी बिल, उसको एसेंट जो देनी है वो किस सेक्शन के अंदर बताया गया, सेक्शन 38 के अंदर, कि जब भी बिल पास करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू दी लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ही या तो उसको एसेंट दे सकता है या एसेंट को क्या करेगा, विदहोल्ड कर लेगा, मना करेगा देने से। ठीक है, चलते हैं आगे, सेक्शन 38 में बोला है। आगे दोस्तों चलिए आगे। अब
मुझे बताइए व्हाट इज सेक्शन 47, सेक्शन 47 इज सेक्शन 41। सेक्शन 41 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है? बजट। क्या बोला भाई साहब कि हर फाइनेंशियल ईयर के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K के पास ये पावर है कि वो यूनियन टेरिटरी की रिसीट, रेवेन्यू जो आया है स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर का और आने वाले टाइम पे एक साल का कितना खर्चा है, उसका जो स्टेटमेंट है वो भाई साहब क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा किसके आगे? आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे, अंडर सेक्शन 41। मतलब दिस इज बजट ऑफ J&K। समझ गए? बजट ऑफ J&K में किस सेक्शन में बात करी गई है? सेक्शन 41 में बात की गई है बजट ऑफ J&K में। दिक्कत तो नहीं है बच्चे? यहां पे समझ आ रही है ना? नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट नहीं, इसको छोड़ दीजिए, जब तैयार हो जाए तब पूरा पढ़िए बच्चा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि जो मैं छोड़ रहा हूं आप उसको अभी छोड़ सकते हो, राइट? लेकिन आपको अगर बहुत अच्छे से तैयार हो गया, आई एम अगेन टेलिंग यू, बहुत अच्छे से, जैसे मैं आपको बताता हूं, जब मैंने J&K रिऑर्गनाइजेशन एक्ट पढ़ाया था तो वहां पे स्टेट पीएससी में तो बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। स्टेट पीएससी से पहले एक पेपर हुआ था JK SSB का, वहां पे 12 के 12 क्वेश्चंस मेरी वीडियो से निकल के आए थे। 12 के 12 क्वेश्चंस मेरी 2 वीडियो से। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि भैया जो मैंने बोला है वही पढ़ो, लेकिन आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा पढ़ो, बुरी बात नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ो, तब पढ़ो जब आपको मेरा बताया हुआ टिप्स पे हो। क्लियर है? अब देखिए क्या लिखा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ J&K। दोस्तों, J&K ऑफिशियल लैंग्वेज जो बिल है वो 2020 में लाया गया था। अब मुझे बताइए कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है टोटल J&K में? वेरी गुड, 5। कौन कौन सी आपकी? इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद कश्मीरी, उर्दू एंड डोगरी। क्या है? हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, उर्दू एंड डोगरी। तो क्या बोला है? ऑफिशियल लैंग्वेज। और लेजिस्लेटिव असेंबली में आप क्या कर सकते हो? अपनी मदर टंग पे बोल सकते हो। मदर टंग, सपोज करो बच्चा आई एम फ्रॉम पुंछ, राइट? मैं J&K के पुंछ इलाके से बिलोंग करता हूं एंड आई स्पीक पुंछी, ये मेरी मदर टंग है। इवन आई नो हिंदी, इंग्लिश, है ना, मुझे पुंछी आती है एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट, ठीक है, माय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और मैं जो भी इश्यूज है आई वांट टू कम्युनिकेट इन पुंछी लैंग्वेज, आई हैव द राइट टू कम्युनिकेट इन माय मदर टंग। वो किस आर्टिकल में, सेक्शन में दिया है? सेक्शन 47 में दिया गया है। दोस्तों क्लियर है? समझ गए? चलते हैं हम आगे। चलिए, नॉट इंपॉर्टेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप याद रख सकते हैं। बोला जितना लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 114। अब सारे 114 में से आपको पता है सिर्फ और सिर्फ कितने ही बन पाएंगे? 90 MLAs, राइट? है ना? तो बोला जितनी स्ट्रेंथ है उसका सिर्फ 10% ही क्या बन सकते हैं? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं, जिनको मिनिस्ट्री दी जाएगी। हर एक डिपार्टमेंट का क्या बनाया जाएगा? मिनिस्टर बनाया जाएगा, जो भी वहां पे मेंशन है। कितना? सिर्फ उसका नॉट मोर देन 10%। ठीक है जी, 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस में बोला है? सेक्शन 53 में बोला है। चलते हैं आगे दोस्तों। आप बोला जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 54 में। अपॉइंट का मतलब नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर लेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में सबसे मेजॉरिटी में सीट जीतेगी, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको रिकमेंड करेगी ना, उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ही अपॉइंट होगा। किसके थ्रू? आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, एज अ CM। और CM क्या करेगा? बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा विद द एडवाइस ऑफ व्हाट? योर लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखिएगा मेरी बात। किसमें बताया है? सेक्शन 54 में बताया है कि चीफ, अब क्वेश्चन आ सकता है अंडर व्हिच सेक्शन द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय व्हाट? योर लेफ्टिनेंट गवर्नर। दैट इज सेक्शन 54। मेरे दोस्तों आगे चल रहा हूं मैं, छोड़िए इसको। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल। बच्चा, एज वी ऑल नो दैट, जैसे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, कौन से? लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा। वैसे ही हर एक जो स्टेट है
उनमें क्या हो सकती है भाई साहब, दे हैव पावर कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रखते हैं, जिसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एमएलसी। तो आपको मैं बता दूं 2019 से पहले जेएंडके में क्या था आपका, यूनिकैमरलिज्म, उसको क्या बोलते हैं, बाइकैमरलिज्म। क्या बोलते हैं, बाइकैमरलिज्म। बच्चा बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या, टू हाउसेस। अब बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे यूनिकैमरलिज्म चलती है। क्या चलती है, यूनिकैमरलिज्म चलती है। यूनिकैमरलिज्म मतलब सिंगल हाउस, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन हमारी स्टेट में 2019 से पहले क्या था, जेएंडके स्टेट में बाइकैमरलिज्म था, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। लेकिन जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर सेक्शन 57 में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो स्टेट की क्या कर दी है, एबॉलिश कर दी है, खत्म कर दी है। बच्चा आई होप आपको ये बात समझ आई, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है। चलते हम आगे दोस्तों। अब बोला पार्ट, अभी तक जो चल रहा था पार्ट थर्ड चल रहा था, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है पार्ट थर्ड। अब चल रहा है पार्ट फोर्थ। दो आर्टिकल है, आर्टिकल 239A बोला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ व्हाट, जेएंडके को अपॉइंट किया जाएगा, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। लेकिन उसको करेगा कौन, मेंशन्ड है सेक्शन 58 में, इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 58। कौन कौन करेगा भाई, देखो आप लिखा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो याद रखिएगा किस सेक्शन में बताया है कि भाई आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेएंडके को अपॉइंट किया जाएगा, और कौन करेगा, दैट इज प्रेसिडेंट। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चल रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, आगे चल रहे हैं। अब आ गया बच्चा आपका पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में डीलिमिटेशन। बच्चा हमें पता ही है डीलिमिटेशन का मतलब क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एरियाज को बदलना, वो सेंसस के अकॉर्डिंगली बदला जाता है। तो अब जब ये पूरा चेंज हुआ, टेरिटरी चेंज हुई है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को डीलिमिटेशन भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो अभी रिसेंटली क्या कहते हैं, अनंतनाग में डिलिमिटेशन, जिसमें पुंछ को क्या किया, अनंतनाग के साथ जोड़ा गया, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला गया है। तो वो किसमें एम्पावर किया गया, पार्ट फिफ्थ में ये मेंशन्ड है, किसमें भाई साहब, आपके सेक्शन 59 में, याद रखिएगा, राइट। तो करेगा कौन, इलेक्शन कमीशन, मतलब जो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होती है अंडर आर्टिकल 324। चल रहे हैं दोस्तों आगे। अब डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तो हो गया, बस ज्यादा नहीं याद करना है इसमें नहीं याद करना, हम नहीं रुकेंगे यहां पे, हम निकलेंगे आगे। वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट सिक्स है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऑर्डर। देखिए इससे पहले जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो प्रोविजंस बने हुए थे अंडर ऑर्डर 1956 है ना, वो क्या रहेंगे, जो जेएंडके में थे वही अप्लाई होगा। कहां पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। किसमें बोला है, आपके सेक्शन 65 और सेक्शन 66 में बोला है। चले हम आगे। बच्चा सिर्फ सिंपल है, पार्ट जो आपका सेवंथ है, इसमें सेक्शन 67 याद रखना, यह डील करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर जाना है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके, जहां पे रेवेन्यूज कलेक्शन होती है ना, जितनी भी है ना इस फंड में, राइट, तो किस सेक्शन में आ रही है, सेक्शन 67 में आ रहा है। चल रहे हैं आगे, हम इसको छोड़ेंगे। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल। अब वेरी इंपॉर्टेंट आ गया आपका पार्ट 8, किसके साथ डील कर रहा है, हाई कोर्ट के साथ डील कर रहा है। बच्चा क्या बोल रहा है, सेक्शन 75 जो है वो ये बोलता है कि जो पहला कोर्ट था, हाई कोर्ट किसका, जम्मू एंड कश्मीर का, वो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। किसका, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का अपना क्या नहीं है, कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट। तो किसमें मेंशन्ड है, सेक्शन 75 क्लॉज ए। देखो लिखा हुआ ना क्लॉज ए। अब क्या लिखा था, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या रहेगा, कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। किसके लिए, फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सिर्फ और सिर्फ यही याद करें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। डन, चल रहे हैं आगे। वेरी गुड। अब आपका कौन सा आ गया बच्चा, पार्ट 9 आ गया। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ
J&K जो होगा वो कौन होगा? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। और वो किस सेक्शन में बताया? सेक्शन 79 में। और ये भी बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेगा, मतलब मनोज सिन्हा हैज द पावर टू अपॉइंट व्हाट? योर एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। और आपको पता ही है एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है? लीगल एडवाइस देना लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जहां अगर वो फंस जाए तो लीगली एडवाइस देना काम होता है। हालांकि इसकी दी हुई एडवाइस बाउंड नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉलो करना, उसकी मर्जी है इस एडवाइस को फॉलो करे या ना करे, राइट। अब देखिए बच्चा, नॉट इंपॉर्टेंट छोड़ दीजिए पार्ट 10 को, अब आगे चल रहे हैं हम। पार्ट 11 छोड़ सकते हैं। पार्ट 12 थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आता है क्या? एडवाइजरी कमेटी। हर 90 डेज के पीरियड के बाद एक एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट की जाएगी अंडर सेक्शन 85। और एडवाइजरी कमेटी को एस्टैब्लिश कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी बाय ऑर्डर। बता, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करेगा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, राइट। और वहां के स्टेट इश्यूज को क्या किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा, देखा जाएगा कि भाई कितनी डेवलपमेंट हो रही है इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के बाद, और कहां लूप होल्स हैं और कहां कहां हम और काम कर सकते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K को डेवलप करने के लिए। दोस्तों आगे चल रहे हैं, अब चलिए आगे। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, हां ये याद रखना है। पार्ट आपका क्या आ गया? 13, विच डील्स विथ व्हाट? प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज, दैट इज सेक्शन 88। याद रखिएगा, चलते हैं आगे। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइटल के अलावा। चलिए आगे दोस्तों, पार्ट 14 सिंपल है, टाइटल याद रखो और कुछ नहीं चाहिए होगा। लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, उसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं यहां पे और ज्यादा दिमाग लगाने की। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है अब यहां पे पढ़ना, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है। देखो शेड्यूल 1 में यह बताया है कि मेंबर्स कौन कौन से होंगे राज्यसभा में J&K से। अभी इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि 2021 के बाद अभी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी ही नहीं है। 2021 तक इनका टेन्योर तक खत्म हो गया, अब लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी तभी जाके ये क्या होंगे भैया, इनको इलेक्ट किया जाएगा किसके लिए? राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए। तो अभी यहां पे कोई भी मेंबर नहीं, लेकिन राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं कौन से शेड्यूल में बताया गया है बच्चा? आपके फर्स्ट शेड्यूल में। क्लियर है? नेक्स्ट चल रहे हैं सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में क्या बोला है कि भाई आपकी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी हैं? क्या है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, राइट। देर किस में बताया है? सेकंड शेड्यूल में 1 2 3 4 5। अब ये डिलिमिटेशन के बाद क्या किया, इसमें काफी बदलाव आए हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें जो डिस्ट्रिक्ट थे, राइट, उसको उठा के अनंतनाग क्या कर दिया, उसके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है। डन। उसके बाद अगर आप देखोगे यूनियन टेरिटरी का भी बताया है किसके? लद्दाख का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एक ही लद्दाख। डन। उसके बाद आगे चलेंगे, थर्ड शेड्यूल में क्या बता रहे हैं कि असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या क्या हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या क्या हैं, राइट। अब चल रहे हैं फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में चल रहे हैं हम, ये सारी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी दी हुई है, राइट। आइए मेरे दोस्तों, आइए आहिस्ता 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 चलेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। खत्म ही हो गया हमारा पूरी तरीके से ये। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या है कि जब भी कोई मेंबर क्या कर रहा है, अपने आप को नॉमिनेट कर रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो उसको एक ओथ क्या करनी पड़ती है और एफर्मेशन एज अ कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन के आगे रखना पड़ता है। वो इसी फोर्थ शेड्यूल में दिया है। देखो लिखा हुआ है IAB, मतलब नाम, हैविंग बीन नॉमिनेटेड एज ए कैंडिडेट टू फिल ए सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डू स्वेयर इन द नेम ऑफ भगवान की शपथ ले रहा हूं। ये शपथ ले रहे हैं बच्चा, ठीक है। किसमें मेंशन है? फोर्थ शेड्यूल में। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब फिफ्थ शेड्यूल में ये बोला है कौन कौन से सेंट्रल लॉज, आपको पहले पता होगा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से पहले बहुत सारे सेंट्रल लॉज तब तक एप्लीकेबल नहीं होते थे जब डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते थे। एप्लीकेबल करने हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबर्स हैं उनसे वो अगर वोट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो एप्लीकेबल होता था। वो अमेंडमेंट ही कर सकते थे, पावर थे उनके पास। अब कौन कौन से जो सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K जो पहले नहीं थे, वो सारे मेंशन्ड है। बच्चा आप सब कर नहीं पाओगे, है ना। तो हम सिंपल रखेंगे
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, राइट, इसको आप देख सकते हो। इसमें से हालांकि क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं चाहूंगा कि मैं इसको किस में कवर करूं, ये मैं कवर करूंगा आपके जब मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। तो ये यहाँ तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 खत्म हुआ। जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी ना, आई विल ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस एक्ट से लेके आऊं, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी समझ आपको आ जाए। दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में मिलूंगा, लेकिन जो भी आपके फ्रेंड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, बहुत जरूरी है उन्हें बताना कि भाई यहाँ पे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इस तरीके से कवर किया गया है। और वैसे भी जम्मू एंड कश्मीर जो PSC है उसका जो जितना भी काम है ना, किस तरीके से होगा, क्या करना पड़ेगा, तो स्टडी IQ PCS ने मुझ पे बहुत भरोसा दिखाया है। और ये पूरी टीम जिसके अंडर में काम कर रहा हूं, हम सब मिलके आपकी इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।